नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले सीएम धामी। चारधाम यात्रा को लेकर किया खास अनुरोध। एलपीजी आपूर्ति 100% बनाए रखने का किया अनुरोध। पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। मंत्रिपरिषद और कोर कमेटी के साथ होंगी बैठकें। चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। कांग्रेस में जल्द होगी 18 बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग। गणेश गोदियाल का दावा, बोले हाईकमान को भेजी है सूची। टिहरी में गैस सिलेंडर की किल्लत पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल। खाली एलपीजी सिलेंडर उठाकर गैस एजेंसी तक पहुंचे कांग्रेसी। प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से करते हैं। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से चारधाम यात्रा के मद्देनजर 100% व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति बनाए रखने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में अप्रैल से नवंबर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस वजह से व्यावसायिक एलपीजी की मांग बढ़ जाती है। राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की जरूरत होती है। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में सीएम धामी ने लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयंत सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना की प्रगति जानी। इसके साथ ही सीएम धामी ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में सीमा व्यापार और आवागमन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा की है, जहां मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में वेस्ट प्रबंधन के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। सीएस ने प्रदेश के अंदर सभी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को जल्द तैयार करने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है। मंत्री रेखा आर्य ने विपक्ष के खिलाफ 28 अप्रैल को राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक मशाल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि 300 मीटर की इस यात्रा में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा है कि ये रैली इंडिया गठबंधन को उसके किए गए षड्यंत्र की याद दिलाएगी। मशाल रैली में प्रदेश की आधी आबादी विपक्षी दलों से जवाब मांगेगी कि क्यों विपक्ष ने महिलाओं से राजनीति में उनका अधिकार छीना है। महिला आक्रोश मशाल यात्रा ये गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक ये यात्रा रहेगी और ये आक्रोश यात्रा पूरी तरीके से उन विपक्षी दलों को जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में, उसको लागू न होने देने के पक्ष में जिन्होंने मतदान किया, उनके विरुद्ध महिलाओं का जो आक्रोश है, ये यात्रा उस भावना को उन तक पहुंचाने की है। उधर कांग्रेस ने नारी शक्ति बिल को लेकर सरकार को घेरा है। बता दें कि सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। गोदियाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन बिल के जरिए केवल लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहती थी, जबकि बिल तो पहले ही पास हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब राज्यों की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में 33% महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। 105 सीटों का औचित्य क्या है?
पहाड़ और मैदान के विषमताओं को कैसे मेंटेन करना चाहती है उसको सदन में रखे। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सरकार ने महिला आरक्षण के इस वर्तमान परिस्थिति पर कांग्रेस के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए एक दिन का जो सदन आमंत्रित किया है, वो उसका उपयोग कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रति खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका समय का और उस सदन का प्रयोग इस रूप में होना चाहिए कि ये सदन ये संकल्प पारित करता है कि उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करके और 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव कर दिया जाए। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि यदि सरकार प्रदेश में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार प्रदेश भर के साथ ही देश में महिला शक्ति वंदन बिल को लेकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश पूरी होने वाली नहीं है। उनकी नकल उतारते हुए राज्य में विशेष सत्र हो रहा है, राज्य में विशेष सत्र हो रहा है। अब राज्य की सरकार या माननीय विधानसभा अध्यक्ष, उनसे मेरा सवाल है कि क्या विधानसभा कोई बिल पास कर सकती है? इसमें क्या कोई कानून राज्य की विधानसभा में बन सकता है? केवल एक नौटंकी करने का और महिलाओं तक संदेश पहुंचाने का कि कांग्रेस विरोध कर रही है, हम कल भी विरोध नहीं करेंगे महिला आरक्षण का, लेकिन जो गुमराह करने की कोशिश कर रही हो उसमें कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि क्या अंकिता भंडारी के मामले में भी इतने सचेत थे आप? महिलाओं के खिलाफ जो अपराध पूरे राज्य के अंदर हो रहे हैं, जिससे पूरे देश के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में आ गया, क्या उसमें आपकी क्या भूमिका रही? कितनी रैलियां आपने करी? खबरों में बढ़ते आगे आपको बता दें कि गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ बुक्सा समाज के लोगों ने मंदिर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के बेटे अतुल पांडे पर जनजातीय समाज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है और सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर बुक्सा समाज को न्याय दिया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 मई को राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। यहां वो डोईवाला के कुआंवाला में बीजेपी पदाधिकारियों और धामी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी को लेकर मंथन होगा। वहीं 3 मई को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी की नब्ज टटोलेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी यहां पर आ रहे हैं। 2 और 3 तारीख को उनके दौरा प्रस्तावित है, जिसमें 2 तारीख को प्रदेश मुख्यालय में 8 श्रेणियों में बैठक लेंगे वो, जिसमें मंडल की, जिला कार्यकारिणी की, बूथ की और अलग से विधायकों की बैठक, कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक, कुल मिला के टोटल 8 श्रेणियों में वहाँ यहाँ पर 2 तारीख को बैठक लेंगे। उसके बाद 3 तारीख को उनका मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम है, कुआंवाला में भी एक बैठक उनकी लेने जाने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये संगठन के रूप से अगर देखा जाए तो उनका आगमन यहाँ पर, उनका दौरा यहाँ पर कार्यकर्ताओं के मन में और जोश भरने की काम करेंगे वो यहाँ पर। अपने बयानों को लेकर अक्सर सियासत के केंद्र में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपना निशाना सूबे के मुखिया पर साधा है। दरअसल हरक सिंह रावत ने चारों धामों के कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन मुख्यमंत्री धामी के दर्शन पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि ये तक कह डाला कि ये अपशगुन साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री को कभी भी शुरू दिन में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी अपशगुन हो जाता है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कह दिया कुछ ऐसा, प्रदेश में मच गया हो हल्ला, अब साधा मुख्यमंत्री पर निशाना, अपशगुन साबित हो सकता है सीएम का जाना। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसका शोर पूरे प्रदेश में गूंज रहा है।
दरअसल कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने चारों धामों के कपाट खुलने के मौके पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के दर्शन करने पर सवाल उठा दिया है। कहा है कि कपाट खुलने के पहले दिन मुख्यमंत्री का चारों धामों में दर्शन करना अपशगुन साबित हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने साल 2013 का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कपाट खुलने के पहले दिन धामों में दर्शन किए थे। उन्हें उसी दिन से लगने लगा था कि कुछ अनहोनी होगी और बाद में भीषण आपदा आई और उनका ये शक हकीकत बन गया। हरक ने यह भी कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि पहले दिन किसी भी धाम में ना पहुंचा जाए। उन्होंने वीआईपी मूवमेंट की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी होने की भी बात कही है। कहा है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है क्योंकि शासन प्रशासन वीआईपी की आवभगत में लगा होता है। मुख्यमंत्री को कभी भी शुरू दिन में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी अपशगुन हो जाता है। मुझे आज याद है, भले आज वो कांग्रेस में हैं, विजय बहुगुणा जी 2013 में विजय बहुगुणा जी केदारनाथ धाम की जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन वो गए। मैं भी साथ था उनके, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग के जिले का विधायक था। और मैंने जब वापस मैं लौट रहा था तो मैंने विजय बहुगुणा जी से हेलीकॉप्टर में कहा, मैंने कहा यहाँ इतनी गंदगी हो गई है केदारनाथ में, मंदाकिनी और भिलंगना नदी, मंदाकिनी और सरस्वती नदी को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना प्लास्टिक फेंक दिया गया है कि कोई अपशगुन जरूर होगा। और 15-16 जून को जो है इतनी बड़ी आपदा की केदारनाथ में, तो मेरा वो अनुरोध है अपने मुख्यमंत्रियों से, जो भी बने मुख्यमंत्री, कोई जरूरी कि भाई आप नहीं जाओगे केदारनाथ बद्रीनाथ के शुरुआत में पूजा के समय में तो यात्रा नहीं होगी। पहले नहीं मुख्यमंत्री आते थे कि यात्रा नहीं होती थी, तो मुख्यमंत्री जाने के से क्या हुआ, कल सारे लोग मुख्यमंत्री की उसमें लग गए, सेवा में लग गए और इसके कारण जो है सारा स्वास्थ्य सुविधाएं अव्यवस्था हो गई, लोगों की लूट हो रही है। ये जो इन्होंने जो है बुकिंग के नाम पर लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने भी हरक सिंह रावत के दिए गए तर्क का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि वीआईपी मूवमेंट का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। सरकारों को इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि हम रिकॉर्ड बनाएं, 1 करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए, फलाना आ गए, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे राज्य का हित नहीं होगा। मंदिरों में भार वहन क्षमता का आकलन होना चाहिए और हो रखा है, उसकी स्टडीज हैं, उसके अनुसार उतने लोग आने चाहिए। जो उनका कहने का मंतव्य था मेरे ख्याल से कि वहाँ पर जो वीवीआईपी जाते हैं उनके कारण जो व्यवस्थाएं होती हैं, सारा ध्यान वहाँ, आपको मालूम है एक मौत हो गई उस दिन, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मौत हो गई। उस व्यक्ति जिसके पिता की मौत हुई, जिस प्रकार के उसके बयान हैं वो बड़े पीड़ादायक है। भाई सबसे पहले रेस्क्यू, सबसे पहले आपदा प्रबंधन होना चाहिए, चाहे वो आपदा मैन मेड है, चाहे वो हेल्थ के कारण है, चाहे वो प्राकृतिक है, लेकिन सबसे पहले राहत का काम होना चाहिए। वीवीआईपी वगैरह तो बाद में होगा। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरक सिंह रावत की बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन वे कई बार जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, जो बताता है कि वो बड़बोले हैं। उनका जो कथन है उसको कुछ हद तक सही और कुछ एक एनालिसिस का भी विषय है। स्वाभाविक बात है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके प्रति झुकाव भी होता है लोगों में और वहाँ की व्यवस्थाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद कोई ऐसी स्थिति आई, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ें व्यवस्थित चल रही थी। तो उसको ये कह देना कि इसके कारण ही सारी व्यवस्था होती है, वो उचित नहीं है। हाँ, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर देना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी बातें, कुछ उनका अनुभव भी बोल रहा है और कुछ वो ज़्यादा भी बोल जाते हैं, तो ये तो है। लेकिन अगर अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। बीजेपी भले ही हरक सिंह रावत को बड़बोला कह रही हो, बावजूद इसके हरक सिंह रावत के इस बयान ने आस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि जब 1 महीने के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक है, तो फिर पहले दिन चारों धामों में वीआईपी मूवमेंट क्यों? देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा दावा किया है। गोदियाल का कहना है कि जल्द ही 18 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी सूची कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा चुकी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 18 लोगों के इसी स्तर के, जिस स्तर के चेहरे आपने पहले देखे 6, उसी स्तर के 18 लोगों के नाम मैंने हाईकमान को दिए हैं और 6 लोग शामिल हुए। बाकी लोगों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हाईकमान की चल रही है और जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा शामिल होते जाएंगे। जी, वर्तमान विधायक उस 18 में नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक निश्चित रूप में संपर्क में रहते हैं। भाई आप ये देख लो ना, इतने सीनियर विधायक कह रहे हैं कि मोदी के नाम से अब नहीं जीता जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि औरों का क्या हाल होगा। घनसाली में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर हल्ला बोल किया। क्षेत्र में गैस एजेंसी तक रैली निकाली गई। इस दौरान पूर्व विधायक भीमलाल आर्य अपने कंधों पर खाली गैस सिलेंडर उठाकर नारेबाजी करते नजर आए और उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बावजूद इसके सरकार व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है। भीमलाल आर्य ने अंकिता हत्याकांड को लेकर भी सरकार को घेरा है। कथित वीआईपी के खुलासे की मांग करते हुए उन्होंने जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रहे तीनों आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। हमारा घनसाली सीमांत क्षेत्र है। तीर्थाटन, पर्यटन और 4 धाम की यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो घनसाली क्षेत्र हमारा 10 पट्टियों का क्षेत्र है। गैस से रसोई गैस लोगों को नहीं मिल पा रही है, जनता परेशान है। और जो 4 धाम यात्रा की दृष्टि से हमारा घनसाली और चमियाला और जो छोटे छोटे बाजार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बाजार है, मुख्य पड़ाव है। यहाँ के जो तमाम होटल हैं वहाँ पर गैस की कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। गैस आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी गई है और तमाम होटल व्यवसायी और हमारे घरेलू जो जनता है वो गैस के बिना त्राहिमाम है। और इसलिए इस सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए आज घनसाली की जनता और तमाम हमारे कांग्रेस जन मातृशक्ति सड़कों पर है। राजाजी टाइगर रिजर्व के सुरेश्वरी देवी मंदिर में कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मंदिर समिति को जवाब देना चाहिए कि किसी के लिए उन्होंने क्षेत्र आरक्षित किया है और किसी के लिए नहीं, और मंदिर समिति की क्या शर्तें थी, इस पर भी बात खुलकर सामने आनी चाहिए। इस मामले में जो पता लगा है कि वहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी वो प्रतिबंधित हैं, उस पर कोई मुकदमा भी शायद कायम हुआ है, तो मंदिर समिति में कायम हुआ है, तो मंदिर समिति को जवाब देना चाहिए कि किसके लिए उन्होंने आरक्षित किया था और क्या शर्तें थी। मंदिर समिति की तो कुछ शर्तें होंगी, वो भी तो प्रोविडेंट क्षेत्र में है। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना आचरण रखना चाहिए, चाहे कोई हो। बार बंद करने अगर एसएसपी जा रहा है डंडा लेकर के और सामने आईजी आके खड़ा हो जा रहा है कि बार से निकलते हुए रौब गालिब करते हुए जो बेचारे छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, उनकी क्या हिम्मत है आईजी साहब के सामने कुछ बोल देगा। अल्मोड़ा में कॉलेज प्रबंधक पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़क गया। दरअसल एक छात्र ने अपने ही कॉलेज के मैनेजमेंट पर आरोप लगाया। उसी को लेकर जब पत्रकार सवाल करने गए तो कॉलेज प्रबंधक आग बबूला हो गया और पत्रकारों से अभद्रता करने लगा। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। पत्रकारों के साथ अभद्रता, सवाल पूछने पर भड़के कॉलेज प्रबंधक। सवाल पूछा तो गुस्सा आ गया। आपके कॉलेज की छात्रा परेशान है, ये हमारे नहीं बल्कि आपके ही कॉलेज के छात्रा का आरोप है। और जब इसी पर पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो ये गुस्सा देखिए, ये बौखलाहट देखिए। मामला है अल्मोड़ा के जय मां अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का, जहां पत्रकारों के सवाल पूछने पर कॉलेज के प्रबंधक संदीप सिंह ठाकुर भड़क गए। मेरे प्रेमिस प्रेस से इन्होंने मना कर दिया, तो क्या दिक्कत है? ये हरकतें मत करिए। इन्होंने आईडी में हाथ कैसे लगाया है? ये मत करिए मेरे सामने। दरअसल 24 तारीख को अल्मोड़ा के कुछ पत्रकारों को खबर मिली
खबर थी कि कॉलेज की ही एक छात्रा ने मैनेजमेंट पर अभद्र और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले की तह तक जाने के लिए रिपोर्टर्स की टीम कॉलेज पहुंच गई। यहाँ पर इन पत्रकारों का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि कॉलेज मैनेजमेंट का पक्ष जानना था। पर जय मां अम्बे कॉलेज में इसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला था, क्योंकि कॉलेज के प्रबंधक संदीप सिंह ठाकुर सवालों के जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही भिड़ गए। एक पत्रकार की आईडी फेंक दी, माइक और कैमरे पर भी हाथ मारा, और जब इस रवैये का विरोध किया गया तो कहते हैं कि हाँ रिकॉर्ड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को ऐसी बातें कह रहे हैं? रुकिए कोई नहीं, रुकिए। तो फोन कैसे छीन रहे हैं? आईडी कैसे छीनी उन्होंने हमारी? आईडी कैसे छीन लोगे आप? नहीं, आईडी नहीं छीन सकते। आईडी में हाथ कैसे लगा रहे हो प्रेस वालों की? नहीं, शांति नहीं होती इसमें। वो शांति से बात कर रहे क्या? हाँ, रहने दीजिए। न्यू सेंस नहीं होता है। आपने आईडी पे हाथ कैसे मारा है? हमने नहीं न्यू सेंस। हमसे मत बताइए, हमने न्यू सेंस नहीं कर रखा है पहले। आप बिना कंसेंट के गलत तरीके से कंसेंट नहीं होता है। आप न्यू सेंस पैदा कर बताते हैं अभी। बोलिए आप, बोलिए। रिकॉर्ड कर लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आईडी पे हाथ कैसे लगाया यार इन्होंने? पत्रकारों को धमका रहे हैं। धमकाया आपको? मेरे प्रेमिस क्या पत्रकार प्रबंधन से सवाल भी नहीं कर सकता? अगर आप सही हैं तो अपना पक्ष रखिए। आपका पक्ष जानने के लिए ही ये पत्रकार आए थे, लेकिन आप तो पत्रकारों को ही धमकाने लगे। आखिर ये गुस्सा और गुरूर किस बात का है? पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी आपने की है उसे देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी तो सवाल सुनते ही कॉलेज प्रबंधक भड़क गए। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या अल्मोड़ा के जय मां अम्बे कॉलेज के इस सूखदार मैनेजमेंट के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देहरादून एसपी सिटी की माने तो शहर में सत्र को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा भवन के बाहर सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस समेत कई संगठन विधानसभा भवन का घेराव करते हैं, जिसको देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आने जाने वाले वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। हमारे द्वारा विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तकरीबन हर पॉइंट पे हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें कि रूफटॉप ड्यूटी भी कवर की गई है। रिस्पना में जो पैदल गश्त है वो पार्टियाँ भी बनाई गई हैं। वॉच टावर्स जो हैं वहाँ पर पीएसी में दूरबीन और हथियार की तैनात की गई है। और साथ ही साथ जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे तकरीबन 5 जो हैं वो जाली वाले बैरियर और 10 जो है वो स्लाइडिंग बैरियर लगाए गए हैं। वहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी देहरादून में संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से नाइट स्ट्राइक अभियान शुरू कर दिया है और इसी क्रम में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कई होटल, रिजॉर्ट और पीजी में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की गई और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी एक्शन लिया गया। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई सहसपुर सेलाकुई और प्रेमनगर थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसमें पीजी हॉस्टल्स या अन्य जो वहाँ होटल और रेस्टोरेंट्स पर ये काफ़ी बृहद पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। उसके परिणाम भी सामने आए। पिछले 1 माह से ऑपरेशन प्रहार पर लगातार देहरादून पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की हैं और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इससे लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ जो हमारे रात के समय ड्रंकन ड्राइविंग या अन्य जो भी विधि विरुद्ध कार्रवाइयाँ जो पहले देखने में मिल रही थी उसमें काफ़ी प्रभावी रूप से कमी आई है। रुड़की में ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 32.80 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी की माने तो ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी है। रुड़की के मंगलौर में कन्या पाठशाला की होनहार छात्रा वैष्णवी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 97% अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक ने वैष्णवी को सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधक
का कहना है कि वैष्णवी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और उसकी इस कामयाबी से पूरे गांव में खुशी की लहर है। आज वैष्णवी अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनी है। उधर वैष्णवी ने बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों और शिक्षकों को दिया है। इसने उत्तराखंड रामनगर बोर्ड से जो है 25वां स्थान प्राप्त किया है। तो इनका जो है बहुत बड़ा एक स्थान मिला है इस केकेपी इंटर कॉलेज को और बहुत अच्छा लगा है। इसकी मेहनत, इसके माता, इसके पिता, इन्होंने जो है बहुत मेहनत की और इसको प्रोत्साहित किया। मैं थित के कवादपुर गांव की रहने वाली हूँ और मेरी टीचर्स ने, सबने, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मुझे इतने मार्क्स मिले। तो क्या कहेंगे, किसको इसका श्रेय देंगे? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को, मेरे भाई को जो मुझे मोटिवेट करता था, उन सबको देना चाहूंगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले सीएम धामी। चारधाम यात्रा को लेकर किया खास अनुरोध। एलपीजी आपूर्ति 100% बनाए रखने का किया अनुरोध। पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। मंत्रिपरिषद और कोर कमेटी के साथ होंगी बैठकें। चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। कांग्रेस में जल्द होगी 18 बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग। गणेश गोदियाल का दावा, बोले हाईकमान को भेजी है सूची। टिहरी में गैस सिलेंडर की किल्लत पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल। खाली एलपीजी सिलेंडर उठाकर गैस एजेंसी तक पहुंचे कांग्रेसी। प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप।